नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से जीवित है, जहां भयंकर भीड़भाड़ है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि बिना किसी मदद के उसे देखना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, इस अदृश्य जगत की खोज और जीवन की सबसे छोटी इकाई को समझने की एक बहुत ही रोमांचक शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक तरह के इन्वेस्टिगेटिव रोड मैप का काम करेगा। तो हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. अदृश्य जगत की खोज। 2. सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। 3. कोशिका क्या है। 4. पादप बनाम जंतु कोशिका। 5. संगठन के स्तर। और अंत में 6. सूक्ष्म जीवों का अद्भुत संसार। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य जगत की खोज। इस विषय की गहराई में उतरने से पहले एक बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हमारी आंखों के देखने की लिमिट आखिर है क्या। जरा इमेजिन कीजिए, अगर हमारे आसपास की ये अदृश्य दुनिया अचानक से हमें दिखाई देने लगे तो क्या होगा। हवा में, पानी में और यहां तक कि हमारे खुद के शरीर पर भी हर पल अनगिनत छोटे छोटे जीव मौजूद हैं। अगर ये सब अचानक से हमारी आंखों के सामने आ जाएं, तो सोचिए ये एक्सपीरियंस कितना हैरान करने वाला या शायद थोड़ा डराने वाला भी होगा, है ना। अब शुरुआती दौर के इंसानों को एक बात समझ आ गई थी कि मुड़े हुए कांच से या कांच के खास आकार से चीजें बड़ी दिखती हैं। मतलब अगर एक साधारण से गोल फ्लास्क में पानी भर दिया जाए तो वो बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करने लगता है। पानी से भरे इसी फ्लास्क का इस्तेमाल करके किसी किताब के छोटे छोटे अक्षरों को या फिर एक नन्ही सी चींटी को उसके असली आकार से कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ये एक कमाल की शुरुआत थी। अब आते हैं भाग 2 पर, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हमारी तकनीक भी बेहतर होती गई और फिर समय आया उन आविष्कारों का जिन्होंने इस अदृश्य दुनिया के राज पूरी तरह से खोल कर रख दिए। अगर हम शुरुआती सूक्ष्मदर्शियों यानी माइक्रोस्कोप्स की बात करें तो वो वाकई बहुत दिलचस्प थे। जैसे जैसे लेंस की क्वालिटी बेहतर हुई, माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और सच मानिए ये विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस एक उपकरण ने हमारी नग्न आंखों की सीमाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला जिसके बारे में तब तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। बात है 1660 के दशक की, जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कुछ बहुत ही एडवांस लेंस बनाए। और पता है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने बैक्टीरिया और रक्त कोशिकाओं को बिल्कुल साफ तौर पर देखा। इसीलिए उन्हें सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। खैर, इसके थोड़े ही समय बाद 1665 में रॉबर्ट हुक सामने आए। वो एक कमाल के ऑब्जर्वर थे। उनका माइक्रोस्कोप तो चीजों को 200 से 300 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता था। जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने कॉर्क के एक बहुत ही पतले टुकड़े को देखा और उसमें छोटे छोटे खाली डिब्बे या कह लें प्रकोष्ठ देखे। ये डिब्बे बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहे थे। बस इन्हीं छोटे डिब्बों को उन्होंने नाम दिया कोशिका या सेल। और दोस्तों, यहीं से हमें जीवन की इस सबसे छोटी इकाई के बारे में पहली बार पता चला। तो अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। कोशिका क्या है? ये तो हमने जान लिया कि कोशिका होती है, लेकिन आखिर ये वास्तव में है क्या? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, कोशिका को देखने की इस साइंटिफिक प्रोसेस को हम घर में मिलने वाले एक साधारण से प्याज से समझ सकते हैं। होता यह है कि प्याज की झिल्ली का एक बेहद पतला हिस्सा लिया जाता है और उस पर सैफ्रेनिन नाम का एक लाल रंग का स्टेन डाला जाता है ताकि कोशिका एकदम साफ दिखें। फिर इसे सूखने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला दी जाती है। अब जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो पता है कैसा दिखता है? बिल्कुल ईंटों की एक मजबूत दीवार की तरह। और यही वो प्याज की कोशिकाएं हैं। अगर हम जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल्स की बात करें तो उसका भी एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर गाल के अंदर के हिस्से को बहुत ही हल्के से खुरचकर उसमें मिथिलीन ब्लू मिलाकर उसे कांच की स्लाइड पर रखा जाए तो हमें कुछ इस तरह की बहुभुजाकार यानी पॉलीगोनल कोशिकाएं नजर आती हैं। आप ध्यान दें तो पाएंगे कि प्याज की झिल्ली के मुकाबले इनका आकार थोड़ा अलग और चपटा सा होता है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो किसी भी कोशिका की संरचना में 3 सबसे अहम हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाली परत को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सरंध्र होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। इसके ठीक बीच में एक केंद्रक या न्यूक्लियस होता है जो अपनी ही एक अलग झिल्ली से सेफ रहता है।
और इन दोनों के बीच की जो जगह है ना, वो एक जेली जैसे पदार्थ से भरी होती है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जीवन की ज्यादातर जैविक प्रक्रियाएं इसी जेली जैसी जगह पर चलती हैं। चलिए, अब आते हैं भाग 4 पर, पादप बनाम जंतु कोशिका। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि प्रकृति ने इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला है। अगर हम इन दोनों तरह की कोशिकाओं को बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखें तो साफ पता चलता है कि पौधों और जंतुओं की बेसिक जरूरतें अलग हैं। पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में एक बहुत मजबूत कोशिका भित्ति, बड़ी रसधानियां और लवक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती और रसधानियां या तो होती ही नहीं, और अगर गलती से हों भी तो वो साइज में बहुत छोटी होती हैं। अब पौधों की कोशिकाओं की कुछ खास खूबियों पर थोड़ा फोकस करते हैं। इनमें जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है ना, वो एक एक्स्ट्रा कवच या आर्मर की तरह काम करती है। यही पौधों को एक्स्ट्रा मजबूती और वो कड़क आकार देती है। इसके अलावा इनमें एक बहुत बड़ी रसधानी या वैक्यूल होता है। इसे आप सेल का बड़ा सा स्टोरेज रूम समझ सकते हैं, जो पानी और ज़रूरी चीज़ों को स्टोर करने के साथ साथ सेल से कचरा बाहर निकालने का भी काम करता है। अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, संगठन के स्तर। अभी तक हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पर थे, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आपस में जुड़कर एक इतना विशाल और कॉम्प्लेक्स जीवन कैसे बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक ही शरीर के अंदर अलग अलग जंतु कोशिकाओं का आकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, और ये सब पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है। उदाहरण के लिए पेशी कोशिकाओं को ले लीजिए। ये तरकू या स्पिंडल के आकार की होती हैं ताकि ये आसानी से फैल और सिकुड़ सकें। दूसरी तरफ हमारे नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखाओं वाली होती हैं, क्योंकि उन्हें बिजली की तेजी से पूरे शरीर में सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं। तो इस पूरी बायोलॉजिकल चेन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है, एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप मिलकर एक ऊतक या टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं। जब कई अंग एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तो वो एक अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली इन सभी सिस्टम्स के एक साथ जुड़ने से एक पूरा जीव या ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना कमाल की बात। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, सूक्ष्म जीवों का संसार। अभी तक हमने बड़े जीवों की बात की, लेकिन क्या हो अगर कोई जीव कभी इस बड़े लेवल तक पहुंचे ही ना। चलिए अब उन जीवों की दुनिया में झांकते हैं जो हमेशा माइक्रोस्कोपिक ही रहते हैं। वैसे सूक्ष्म स्तर की बात करते करते एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। क्या कोई सिंगल कोशिका बहुत बड़ी भी हो सकती है? जवाब है हाँ, 130 से 170 मिलीमीटर। जी हाँ, ये एक शुतुरमुर्ग के अंडे के पीतक यानी योक का डायमीटर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे धरती पर ज्ञात सबसे बड़ी सिंगल जीवित कोशिका माना जाता है। लेकिन ज्यादातर जीव तो सूक्ष्म ही होते हैं। कई जीव ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका के रूप में ही बिता देते हैं, जैसे बैक्टीरिया या अमीबा। कुछ और जीव छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और ये सूक्ष्म जीव इतने रिजिलियंट और मजबूत होते हैं कि ये आपको लिटरली हर जगह मिल जाएंगे, पानी में, मिट्टी में, हवा में, और यहां तक कि किसी दूसरे जीवित शरीर के बिल्कुल अंदर भी। इसे ऐसे समझिए, किसी तालाब के पानी की सिर्फ एक छोटी सी बूंद भी अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अगर आप उस एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे ना, तो आपको वहां पूरा का पूरा एक नया संसार दिखाई देगा। एक ऐसी जगह जो अनगिनत सूक्ष्म जीवों की भीड़ और हलचल से पटी पड़ी है। सोचिए, एक जरा सी पानी की बूंद के अंदर ये जीव अपना पूरा कॉम्प्लेक्स जीवन जी रहे हैं। और यही चीज हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर पानी की महज एक छोटी सी बूंद के अंदर इतनी विशाल और अदृश्य दुनिया चल रही है, तो जरा सोचिए इस वक्त इसी पल हमारे खुद के हाथों पर खामोशी से ऐसे कितने सूक्ष्म ब्रह्मांड अपना काम कर रहे होंगे। इस अदृश्य सच्चाई के बारे में सोचना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हमारे आसपास छिपे इस हैरतअंगेज संसार को लेकर हमारी ये क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।